तो बेटा यदि मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज हो जाती है और उसी की वजह से क्या होती है, लाइट बेंड होती है। और उसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा, मतलब लाइट डेविएट नहीं होगी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि यदि लाइट रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो लाइट रे बिना डेविएशन के सीधे सीधे चली जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, वो डेविएट नहीं होती। क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो? तो यहां पर लिख लेंगे if there is no if light ray incident along the normal के along क्या होती है, इंसिडेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। देन देयर विल बी, या फिर हम बोल सकते हैं देन लाइट रे रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन। कहने का मतलब यही है कि लाइट रे जो है ना वो बिना किसी डेविएशन के सीधी सीधी चली जाएगी, बेंड ही नहीं होगी, है ना। सो यू कैन राइट आर इज ऑल्सो 0 डिग्री। बेटा सिंपल सी बात है। लेट से ये मीडियम हो गया और ये नॉर्मल हो गया, और लेट से लाइट रे ना नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इस तरह से ये इंसिडेंट हो रही है। बेटा यदि वो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रही है तो वो सीधी सीधी चली जाएगी, बेंड ही नहीं होगी। क्लियर? और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम? सो हाँ बेटा बोलो। सर उसकी स्पीड तो डिक्रीज होगी ना जब वो सेकंड मीडियम हाँ में वो रहती सब होगा, मैंने क्या बोला, स्पीड डिक्रीज होगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, लेकिन क्या नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा। क्लियर? वो बेंड नहीं होगी। आई बात समझ? हेलो है। यस सर। सर स्पीड डिक्रीज होगी तो डेविएशन क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? बेटा, फॉर्मूला क्या आया था, एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर। याद आया? यस सर। तो यहाँ पर इसका प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ क्या है, एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर। एन वन साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर। बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, एन टू तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए साइन आर को 0 होना पड़ेगा, मतलब आर भी 0 डिग्री। क्लियर? हेलो? यस सर। दैट्स ऑल, फिनिश, ठीक है। तो ये लिख लो इस चीज को, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेडी? तो एक और पॉइंट लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि cos थीटा लाने के लिए डॉट प्रोडक्ट किया जाता था, sin थीटा लाने के लिए क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट। या वेरी गुड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू वन, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा जो इंसिडेंट रे होगी, तो मैं उसको क्या बोलूँ, एक यूनिट वेक्टर लगाना है मुझे, तो उसको मैं आई कैप बोल सकता हूँ, है ना। उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैप बोल सकता हूँ, क्रॉस। और नॉर्मल को मैं एन कैप बोल लूँ, या फिर इसको कैपिटल एन लिख लेता हूँ, जो भी है, स्मॉल एन भी लिख सकते हो बेटा, सिंबल कुछ भी हो, आपको समझ आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको एक चीज गिवन है, इंसिडेंट रे की स्पीड और रिफ्रैक्टेड रे की स्पीड वगैरह, ऐसे कुछ मतलब आपको गिवन है, तो आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्शन को यूज कर लो। तो यू इंसिडेंट रे यानी कि स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर क्रॉस
स्पीड नॉर्मल की तो कोई स्पीड होगी नहीं, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर जरूर दिया होगा, उसकी डायरेक्शन दी होगी। ठीक है, तो बेटा आप कुछ भी करो, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है बेसिकली, सुनो, एक यूनिट वेक्टर लेना है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो वेक्टर तो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो यही लिख लो, इट्स बेटर। ठीक है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर म्यू2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू, अब यहाँ पर कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, तो रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वेक्टर क्रॉस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्लियर, तो ये क्या होगी, वेक्टर फॉर्म हो गई। मेन लेवल पे मुझे नहीं लगता वेक्टर फॉर्म कहीं पर काम आएगी। ठीक है, या चलिए मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, पहले ये वाला लिख लो, फिर या नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है, लिखिए। बेटा इसका टाइटल वही पहले वाला ही चल रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही चल रहा है। ठीक है, इसका कोई टाइटल हमने नहीं लिखा है, कल वाला ये कंटिन्यू हो रहा है। What is n here? N is normal. N is मतलब n cap is normal unit vector in the direction of normal. Simple. Unit vector in the direction of normal. ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, जो n1 sin i is equals to n2 sin r लिखा था ना, ये वही है, बस उसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, सर म्यू1 म्यू2 क्या है? It is the refractive index. ओ अच्छा मैं इसको n1 n2 लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है बेटा। हेलो, नो सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ वैल्यू से बेटा, आप मैंने आपको कल पूरा टॉपिक पढ़ाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से, उस पे मैंने क्या बोला था, एन या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, तो या तो आप एन लिख सकते हो या फिर म्यू लिख सकते हो फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यस सर, थोड़ा भूल गया, सॉरी सर। या आप चाहे एन लिखो चाहे म्यू लिखो, दोनों ही सही है। ठीक है ना, यहाँ In the second law of reflection again. बेटा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, स्नेल्स लॉ, n1 sin i is equals to n2 sin r, याद है। सर तो वो इसका मतलब प्रूफ क्या होगा, वो ऑलरेडी अपन को ऑब्जर्व किया है इसके लिए उसका बेटा लॉ क्या होता है और थ्योरम क्या होता है, लॉ एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल करके मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकली मिलता है। थ्योरम एक ऐसी चीज है जिसको मैथमेटिकली डिराइव किया जाता है, तो वो स्नेल्स लॉ है ना, उसको डिराइव नहीं किया जा सकता, वो प्रैक्टिकली आता है। ठीक है, यस सर। क्या बेटा ये ऊपर वाला पार्ट सबने नोट किया, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। गुड, ओके बेटा, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें थी जो हम लोगों ने कर ली, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग कुछ इस तरह से ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे कल, राइट, छोटे मोटे क्वेश्चन किए थे ना। यस, Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक है बेटा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि रिफ्रैक्शन बस स्नेल्स लॉ है बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये सब आप कर सकते हो। तो अब हम जल्दी से इसके आगे वाले टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। ठीक है, रेडी, नेक्स्ट यू राइट डाउन बेटा क्रिटिकल एंगल, क्या लिखोगे, क्रिटिकल एंगल, या फिर एक मिनट, उससे पहले हम कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं यार, लेकिन पहले क्रिटिकल एंगल कर लेते हैं, उसके बाद वो करते हैं। या क्रिटिकल एंगल इज मोर इम्पोर्टेंट, सो लेट अस कवर क्रिटिकल एंगल। बेटा क्रिटिकल एंगल आप सभी लोगों को पता होगा, क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, एक ऐसा एंगल है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, आप धीरे धीरे उसको क्या करते हो, इंक्रीज करते जाते हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, या यहाँ पर मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर दी। ठीक है, नीचे की तरफ लेट्स से वाटर है या कोई भी डेंसर मीडियम है, तो बेटा ये तब
आता है जब लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है, समझ रहे हो? तो एक इंसिडेंट रे है, लेट्स से वो इस डेंसर मीडियम से रेरर में एंटर कर रही है। हर्षिल, लाइट रे डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल हटेगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, वेरी गुड। तो लाइट रे इस तरफ से होगी, राइट? अब आप क्या करते जाते हो बेटा, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाते हो। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर है, सॉरी, हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी इंक्रीज होता जाता है। तो अब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते करते एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? यस। So value of angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called what? बोलो बोलो बोलो। क्रिटिकल। मैं यहाँ पर इसको येलो कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट विल बी बेटर। बेटा यहाँ पर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कोई ऐसी हो गई जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी कि लाइट रे जो है वो सरफेस के अलोंग ऐसे जाने लग गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो उस कंडीशन में I इज इक्वल टू C होगा। ठीक है, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन लाइट रे enters from डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, then the value of angle of incidence, ठीक है, incidence for which angle of refraction becomes 90 degree, angle of refraction। बेटा ये मैंने इसको बीच में घुसा दिया, आपको बीच में नहीं डालना है उसको, ठीक है, आप उसके नीचे लिख लेना वो सारी लाइंस, ठीक है ना। सो फॉर विच एंगल ऑफ, एक मिनट, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम, एक मिनट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच है ना, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने बेटा, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री, becomes 90 डिग्री, यानी कि क्या, पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस, सरफेस is known as, is called critical angle। ठीक है, called critical angle। Sir, this is only there when light passes from denser to rarer. बिल्कुल, यस, ये तभी होगा जब डेंसर से रेरर में जाएगी, ठीक है ना, रेरर से डेंसर में जाने के लिए नहीं होता है। ओके, सो ये क्रिटिकल एंगल बेटा रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, उसी की सब हेडिंग है। ओके, नोट इट डाउन फास्ट बेटा, रिफ्रैक्शन ही चल रहा है, ठीक है ना, अभी रिफ्रैक्शन ही चलेगा। जल्दी से इसको नोट करो। तो बेटा अब हम क्या लिख सकते हैं, या नीचे स्पेस है तो लिख ही देता हूँ। तो हम लोगों को स्नेल्स लॉ पता है। तो बेटा ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर है, ठीक है, डेंसर है, और डेंसर से किधर जा रही है, रेरर में जा रही है। बेटा ये सारी लाइंस अलग से लिखना और डायग्राम अलग से बनाना, मेरे को ये दोनों मैंने मर्ज कर दिए ताकि स्पेस सेव कर पाए, ठीक है, समझ पा रहे हो ना?
Yes, sir. तो बेटा जो भी मीडियम ऑफ इंसिडेंस होता है उसको मैं क्या लिखता हूँ, उसको मैं हमेशा n1 बोलता हूँ, है ना। तो आप चाहें तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n डेंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्ट या फिर म्यू डेंसर भी बोल सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। मुझे म्यू ही सही लगता है इसलिए मैं म्यू यूज करता हूँ। आपको n सही लगे तो n यूज कर लेना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सिंबल से। तो म्यू डी और बेटा रेयर मीडियम के लिए म्यू आर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, म्यू डी साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर, ठीक है। तो बेटा साइन आई की वैल्यू यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो म्यू डी साइन सी, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू आर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर साइन सी की वैल्यू मिलेगी, साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, समझ रहे हो, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। so we are getting the value of C, यानी कि क्रिटिकल एंगल, दैट इज साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर यस बेटा बोलिए। सर इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होता है तो वो डेंसर मीडियम के सरफेस पे होता है ना। क्या बेटा? इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट यहाँ नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल में होगा, ठीक है, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर होगा, ठीक है। यस सर, मतलब फिर वो डेंसर मीडियम के सरफेस पे होगा ना रिफ्लेक्ट। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, यस यस तो सर अपन बिल्कुल। यूआर ऊपर लेंगे कि नीचे लेंगे, फिर सरफेस को लेंगे कि ऊपर लेंगे रेयर मीडियम वो को। बेटा जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, ओके। उसके बाद स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, ठीक है। यस सर। पढ़ा रहा हूँ, रुको रुको सब्र करो। इतना नोट कर लो जल्दी से। नोटेड? सर ऊपर वाला पार्ट। आप लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बेटा ये जो मैंने लिखा है समझ में तो आ रहा है ना, एंगल ऑफ Yes, sir. इंसिडेंट। फिर ये आगे जा रहा है इधर, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है, पैरेलल टू द सरफेस, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर C क्या है, C इज क्रिटिकल एंगल। एक तरह का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना। उसके बाद म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, रेयर मीडियम। और उसके बाद म्यू डी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, दैट्स ऑल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम या जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सर शो अपर पार्ट। वो अपर पार्ट, ऊपर कुछ है ही नहीं बेटा, इससे भी ऊपर ये वाला। हेलो, वो तो स्नेल्स लॉ था बेटा, लिखना है वो। ओके सर, ठीक है सर।
ओके चलिए, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये नोट किया आपने, सबका हो गया डन? सर। तो बेटा हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि चाहे कहीं पर भी मतलब आप ले लो, कभी भी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में लाइट रेज एंटर कर रही है तो क्या होगा? देखो, डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम ऊपर की तरफ है, तो मैंने सबसे पहले एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये दिखाए कि हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब देखो, एक लाइट रे जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, वो बिना डेविएशन के ऐसे निकल जाएगी। लेट से एक लाइट रे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है लेट से, है ना, तो एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो बेटा क्या होगा? वो इस तरफ डेविएट हो जाएगी ऐसे, है ना। अब एक लाइट रे ऐसे जा रही है, वो और ज्यादा डेविएट हो जाएगी, ठीक है। एक लाइट रे यहाँ से जा रही है तो बेटा वो एकदम अलोंग द सरफेस निकल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी लाइट रेज यहाँ पर ड्रॉ की जा सकती है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज वी कैन ड्रॉ, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ इतनी सी ड्रॉ की, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गई, तो बेटा ये वाला एंगल क्या है? थीटा सी, यानी कि वी कैन से क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। क्लियर? इसको आई इज इक्वल टू सी लिख सकते हो या थीटा सी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो एक बात आप समझो कि यदि देखो मैं अपनी आई इस रीजन में रखता हूं, इस पूरे रीजन में यदि मैं कहीं पर भी हूं तो मैं नीचे इस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा, ठीक है, राइट। लेकिन यदि मैं इस रीजन से बाहर निकल गया, देखो ये रीजन एक्चुअली इस तरफ भी होगा, है ना, सेम टू सेम, मतलब चारों तरफ होगा, एक सर्कल बनेगा, लेकिन उसकी रेडियस यहां से यहां तक होगी, ठीक है, क्लियर। यदि मैं इस रीजन से बाहर कहीं पर भी, लेट से मेरी आई जो है वो इधर कहीं है जहां पर ये लाइट रे पहुंच ही नहीं पाती है, तो बेटा मैं लेट से बोट लेके यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। आर यू गेटिंग? क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो। Sir, can you repeat this part? आई मीन टू से बेटा कि लेट से इस पानी के अंदर, इस लेक के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये रहा बॉटम में दिख रहा है आपको, ओ से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो बेटा यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं तो मुझे किस रीजन में खड़ा रहना पड़ेगा? मुझे किस रीजन में खड़ा रहना पड़ेगा? बेटा मुझे तब तक खड़ा रहना, मतलब इतनी डिस्टेंस तक खड़ा रह सकता हूं जहां तक लाइट रेज जो है वो वाटर से बाहर आ रही है। जिस जगह लाइट रे वाटर से बाहर निकलना बंद हो जाती है वहां पर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। आई मीन टू से कि यदि मैं इस रीजन में यहां से लेकर यहां तक इस पूरे रीजन में कहीं पर भी बोट लेके घूम रहा हूं तो मुझे ये नीचे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आर यू गेटिंग क्लियर? हेलो? Yes, sir. यस। तो लेकिन उसको इस ब्लू रिफ्लेक्टेड वाले रेज। रीजन से जैसे ही बाहर गया ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा, ओके। क्योंकि लाइट रेस रिफ्रैक्ट होकर मेरी आईज में ही नहीं पहुंच रही है। बेटा लाइट रेस मेरी आईज में ही नहीं पहुंचेगी तो ऑब्जेक्ट कहां से दिखेगा मुझे? आई बात समझ? डन, ठीक है। तो बेटा सर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ भी होगा, मतलब सारी डायरेक्शंस में होगा, तो बेसिकली एक सर्कुलर रीजन होगा। उस पूरे सर्कुलर रीजन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों को दिखाई देगा और उस रीजन से बाहर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। यस बेटा आप बोलो। सर क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होता है, लाइक इंटरनल रिफ्लेक्शन नीचे यस चलना। यस, ठीक है बेटा, इस तरह का एक रीजन हो जाएगा तो फिर हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत? समझ आया आपको? सर तो वो रीजन में मतलब रिफ्लेक्टेड अपन के पास आएंगे ना, बाकी नहीं आ बेटा पाएंगे। इस रीजन से ही रिफ्रैक्टेड रेस बाहर निकल पाएंगी और लोगों की आंखों में जाएगी और लोगों को दिखाई देगा। यदि इस रीजन से बाहर चले गए तो नीचे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर? सर इंसिडेंट्स के यहाँ पर दिखाई देगा ना, मतलब नॉर्मल। हाँ बेटा सिंपल सी बात है
किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली रे यदि आपकी आई में एंटर कर रही है तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, एंटर नहीं कर रही है तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है देखो, तुम ना एग्जैक्टली उसके ऊपर चले गए तो वो बोर्ड से ब्लॉक हो जाएगा, वो बात अलग रही, लेकिन उस रीजन में तो तुम देख पाओगे ना, करेक्ट? Yes, sir. या यदि तुम्हें नॉर्मल के अलोंग लटका दिया जाए हवा में तो आप देख ही पाओगे ना, ऑब्वियसली। अपन समझ के चलेंगे कि बोट जो है वो ब्लॉक नहीं करती रेस को, है ना? या आगे बढ़े, कोई दिक्कत? डन, ठीक है, ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अभी नेक्स्ट लिखिए टोटल, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, Or नहीं do वो we have बाद to में। draw the हाँ, diagram? कौन सा बेटा? The one you made now, the boat ये वाला one. लास्ट वाला, Huh. इसको क्या करूँ, एक्सप्लेन करूँ? No, do we have to draw it? No, 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 it is just for your knowledge. Okay, it is just for your knowledge. Clear? सर हाँ बेटा। सर वो रिफ्लेक्टेड रेस अगर रिफ्लेक्ट होगा तो हमको उसका इमेज तो मिल जाएगा ना ऑब्जेक्ट का। बेटा अभी रुको तो सही, मैंने रिफ्लेक्ट तो कराया ही नहीं है, मैंने तो अभी तक रिफ्रैक्शन की बात की थी। ठीक है, यस सर। ठीक, हाँ, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट ये है। तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन reflection क्या होता है? refraction. नहीं, रिफ्लेक्शन, ठीक है, Okay, sir. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, है ना? रिफ्रैक्शन ऊपर हो रहा था, लेकिन क्या है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर यदि लाइट इंसिडेंट हो जाए तो लाइट रे वापस क्या होती है, लेक में ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। या तो बेटा यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ डायग्राम, ठीक है? यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये वाटर सरफेस ड्रॉ कर दी। अभी मैं यहाँ पर बेटा आपका प्लीज माइक ऑफ रखिए बेटा, मृदुल। ये लाइट रे है, लेट से ये लाइट रे इस तरह से जा रही है तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइट रे जो थोड़ा सा और ज्यादा एंगल पर जा रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। तो बेटा ये जो लाइट रे है, लेट से इसका मैंने इट्स बेटर कि थोड़ा अलग तरह से करें। सर डॉटेड बना दीजिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, ये ब्लू कलर का वाटर है, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज है कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट से यदि एक लाइट रे इस तरह से नॉर्मली गई तो बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइट रे यहाँ से गई, ये थोड़ी सी डेविएट होके बाहर निकलेगी। एक और लाइट रे है जो यहाँ से गई और क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है? ये कौन सा है, क्रिटिकल एंगल, आई इज इक्वल टू सी। उस कंडीशन में ये इस तरह से आएगी, यानी कि सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। और यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है तो बेटा क्या होगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई इज ग्रेटर देन सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल। तो उस कंडीशन में ना लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस से, यानी कि सरफेस ऑफ मिरर का काम करने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ? हेलो सर Yes. हाँ, सर हम इसको रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं? दिस इज लाइक रिफ्लेक्ट होगी बेटा, वाटर की सरफेस अभी मिरर की तरह वर्क करेगी यहाँ पर, समझ आया? अब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, अब लाइट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी सरफेस से। ओके, तो सर हियर आई इक्वल टू आर होगा ना? या हियर अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है? पूरी तरह से मिरर का काम करेगी अब। क्लियर? तो Yes, चलिए sir. इसके बारे में लिखते हैं। इफ लाइट रे इंसिडेंट from denser to rarer medium at an angle greater than critical angle, ठीक है? एक मिनट हाँ बच्चों जी,
इसका स्विच ऑन करना है। चलो ये वाली डेफिनेशन लिख के ऑन करता हूँ, तब तक आप कॉपी करोगे। हाँ, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन the light reflect back to the denser medium from the boundary, ठीक है, from the boundary, ठीक है, clear? The phenomenon is known as total internal reflection. The phenomenon is known as TIR, total internal reflection, ठीक है, total internal reflection, शॉर्ट में TIR लिख सकते हैं, ठीक है। Sir, critical spelling I have written wrong. हाँ बेटा, आप स्पेलिंग आप सही कर लेना। कहाँ लिखा है मैंने स्पेलिंग? हाँ, Sir, greater than critical यस is बेटा, वो या वो TI मिस हो गया, राइट? यस, क्रिटिकल। अभी ठीक है? यस, ऐसा कोई मिस Sir, I have a doubt. हाँ बेटा, बोलिए। So why does it act like a mirror when बेटा total ये internal मिरर, reflection? एक्चुअली देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइट रे जो है, आप एंगल बढ़ाते जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाओ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता है ना? तो ऐसे में क्या होगा, एक एंगल तो ऐसा आएगा जिसमें लाइट रे क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. तो बेटा उसके बाद आप किसी भी एंगल पर आप यदि क्या कर रहे हो, लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो, तो वो बाउंड्री से रिफ्रैक्ट ही नहीं हो पाती है। तो बेटा रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी, उस कंडीशन में क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट ही हो सकती है, राइट? Yes. कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा ऑब्वियसली, लेकिन क्या होगा, मेजर पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? So it's not really refraction that is happening here, right? It's just Yeah, refraction no is not able to refraction. happen, so reflection is happening. यस, ठीक है ना? तो So there is सरफेस no को ability क्रॉस for नहीं कर पाती है लाइट रे, या the light cannot refract for more on angles greater than 90 degrees, right? यस बेटा, यस। Okay. या और एनीहाउ हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से ग्रेटर पर यदि रिफ्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो उसी मीडियम में लौट जाएगी और उसी मीडियम में वापस जा रही है। लाइट कभी भी सरफेस से बाउंस बैक करके सेम मीडियम में जाती है, तो उसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिमेंबर? सर यस बेटा। सर बट देन सडनली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे हो गए, होने लग गए? बेटा जहाँ रिफ्लेक्शन होता है वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होता है। जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं सर, कैन वी से लाइक 90 डिग्रीज पे तो मतलब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन था, फिर उससे ग्रेटर हम जा रहे तो फिर सेम मीडियम में आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और बेटा रिफ्लेक्शन का मतलब सेम मीडियम में बाउंस बैक करना, ठीक है? क्लियर? तो लाइट रे आ रही है, स्पेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन कभी भी हो रहा है तो वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है? ओके सर। 100% लाइट बेटा कभी भी 100% नहीं होता, क्योंकि कुछ भी चीज आइडियल नहीं होती, ठीक है? क्लियर? एक्चुअली लाइट की वहां पर क्या होती है, बहुत सारी वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन वी कैन से कि मीडियम पर देखो एक लाइट होती है ना, मैंने आपको बोला था वो 7 कलर से बनी होती है और 7 कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो डेफिनेटली अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसका मतलब कुछ कलर्स बाहर भी जा सकता है, ठीक है? वो बात अलग है, दिखाई दे या ना दे, लेकिन जा सकता है, ठीक है? तो डिपेंड्स, ठीक है? बट हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि एक ही लाइट रहे और वो रिफ्लेक्ट होके बैक आ गई, ठीक है? हो सकता है इसमें से कुछ बाहर जा रही हो, है ना? हो सकता है इसमें से कुछ बाहर जा रही हो, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है? हम सिंगल लाइट रे कंसीडर कर रहे हैं, व्हाइट लाइट। या नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है?
बेटा अभी सबको समझ में आ गया? सर तो थोड़ा तो इफेक्ट होगा ना बाद में, मतलब रियल में तो हाँ होगा। वो आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से हुआ तो भी। बेटा अलग अलग लाइट के अंदर क्या, एक लाइट है तो क्या वो सिंगल लाइट थोड़ी ना होती है, मतलब उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, सारे कलर्स के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि कुछ लाइट रेस बाहर जा रही हो, ठीक है, मतलब कुछ कलर्स की वेवलेंथ जो है वो बाहर निकल रही हो, ऐसा पॉसिबल है। बट हम लोगों को वो कंसीडर नहीं करना है, अपने को यही मानना है कि एक ही लाइट रे है और वो जाके रिफ्लेक्ट होके आ गई, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है, ओके। यस सर। तो सर मतलब अगर रिफ्लेक्शन जो कलर्स के राइट रिफ्लेक्ट होती है वो परपेंडिकुलर होगा कि बढ़े वो एंगल बनाएगा कुछ नॉर्मल से? बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। नो, मैं रिफ्लेक्टेड रेस की बात कर रहा हूँ, वो कोई कलर्स पर्टिकुलर कलर्स की जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हो रही है तो सारी सेम बनाएगी, रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करेगी, ठीक है, ओके। यस। लॉज ऑफ, बेटा सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करना चाहिए, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सिंपल सी बात है। बेटा ये जो लाइंस लिखी हैं इतना आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस। यस सर। ओके, आगे बढ़े। या चलिए, ये सारा आपको समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब मैं पूरी लैंग्वेज तो नहीं लिख रहा, लेकिन इतना जरूर लिख सकता हूँ कि ये डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको दे रखा है 3/2, ठीक है। और एक लाइट रे है जो यहाँ से इंसिडेंट होती है और बाहर की तरफ रेरर मीडियम है। तो रेरर मीडियम के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, दैट इज 4/3, ठीक है। तो आपको पूछा है फाइंड, नंबर 1, फाइंड द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल बताना है। दूसरा, फाइंड द एरिया ऑफ, एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, ऑब्वियसली वो सर्कुलर रीजन होगा, सर्कुलर रीजन from where the object can be seen, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आप लगा लो ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ठीक है। या ये 2 क्वेश्चंस हैं, ट्राई जस्ट फास्ट। और आपको ये दे रखा है कि ये ना, ये जो कॉइन दिख रहा है ना बेटा आपको, इस कॉइन की डेप्थ है, वो डेप्थ 10 मीटर्स है, ऐसा आपको गिवन है, क्लियर। डेप्थ ऑफ द कॉइन इज 10 मीटर्स। तो क्यों मैं इसको यहाँ पर ऐसे रे भी ड्रॉ करूं, मैं रे भी ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट्स ऑल। ये रहा बेटा कॉइन, या जो भी है ऑब्जेक्ट, कितना डेप्थ पर है, 10 मीटर्स की डेप्थ पर है, ठीक है। तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, ठीक है, कीजिए जल्दी से। ओके बच्चा, सॉल्व इट फास्ट।
ओके, चलिए आंसर आने लग गए, वेरी गुड। आहान सिद्धांत, नाइस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, तो अभी इसका सेकंड पार्ट कीजिए। सर फर्स्ट आंसर sin-1 के टर्म्स में है तो चलेगा? साइन इनवर्स की टर्म में आएगा बेटा, उसका एंगल ओके अपने सर, को याद ही नहीं है इसलिए, है ना। ओके, थैंक यू। हम्म। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, तो सबने सॉल्व कर भी लिया होगा अब तक। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, सिंपल है ना। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर करना, आर को 90 डिग्री रखना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वैसे भी आ जाएगा, आप कैसे भी करो, आपकी इच्छा, सही करना है बस, ठीक है। तो ये आएगा साइन इनवर्स, म्यू आर की वैल्यू तो है 4/3 रेयर मीडियम के लिए, हाँ, और डेंसर मीडियम का 3/2। सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, 8/9, ठीक है। तो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 8/9, वेरी गुड, ये आप सबने सही किया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट वो इंपॉर्टेंट है, वो करके दिखाइए। सर कैन यू सॉल्व द सेकंड पार्ट? सेकेंड पार्ट अभी सॉल्व करना बाकी है ना, कर दूं? यस सर। वाह, ओके। चलिए बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, मेहिका, गुड। आहान, ओके बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं ना। ओके, 1 मिनट रुको, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए बेटा। ये तो मैंने बता दिया कि चारों ही डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में क्या होगा, क्रिटिकल एंगल तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है ना। आप किस तरफ से देखना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। तो वी कैन से एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा जिसमें लाइट रे बाहर निकल रही है, ठीक है। तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी बेटा, ये एग्जैक्टली कॉइन के ऊपर वाले पॉइंट से लेकर जहां से ये बाहर निकलना बंद हो जाती है, यानी कि सरफेस के पैरेलल हो जाती है, इस डिस्टेंस तक। तो ये पूरा रीजन जो होगा ये आर रेडियस हो जाएगी, ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसी आर डिस्टेंस को आप क्या कर लोगे, इसी आर डिस्टेंस को रेडियस मानकर आप इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? बस इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, समझ रहे हो ना। मतलब आप ये समझ लो कि लेट से ये सरफेस है, तो बेटा इतने रीजन से क्या होगा, लाइट रेस बाहर निकलेगी, बस दैट्स इट, उसके बाद नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या करूं, मुझे तो चाहिए कि मैं इस आर की वैल्यू फाइंड करूं, तो चलो ज्योमेट्री लगाते हैं। कैसे बेटा, ये आपको दे रखा है 10, बेटा ये सी है, क्रिटिकल एंगल है। सो यू नो दैट कि ये भी सी ही होना चाहिए, एग्री? हेलो, अल्टरनेट एंगल, यस और नो? बेटा दो पैरेलल लाइंस को यदि कोई लाइन क्रॉस करती है तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये सी है तो ये भी सी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये सी हो गया, ओके। बेटा साइन सी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, साइन सी इज 8/9, है ना। अभी ऊपर देखा हमने, ये रहा। तो साइन सी इज इक्वल टू 8/9 आया, ओके।
तो साइन सी को कैसे फाइंड करें बेटा? यदि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे इसको? साइन सी इज 8/9, तो इस क्या मैं इसका tan सी बना सकता हूँ? यस, हेलो, Yes, sir. यस, हम इसको इजीली tan सी बना सकते हैं। तो बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो हम लोग चाहते हैं कि tan बने, तो tan सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और बेस के लिए क्या करेंगे? रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, एग्री? हेलो, Yes, sir. तो 8 डिवाइड बाय 81 माइनस 64 कितना आता है? या तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 8/√17, राइट। बेटा tan c की वैल्यू ये आ गई कितनी? 8/√17। और मुझे पता है क्या कि यार tan c इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है बेस, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल बना हुआ है, और ये कौन है? परपेंडिकुलर। तो क्या हम इसको r/c लिख सकते हैं? सॉरी, r/10 लिख सकते हैं? अभी ठीक है? बोलो दोस्तों, tan c इज इक्वल टू r/10। tan c की वैल्यू डाल दो, तो 8/√17 इज इक्वल टू r/10। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? r की वैल्यू आ गई, कितनी आई? 80/√17, 80/√17 मीटर। तो ये तो रेडियस है, आपको क्या चाहिए? आपको एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे? हेंस a इज इक्वल टू क्या होता है? πr², बस। तो पाई इंटू 6400 डिवाइड बाय 17 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैनेज कर लेते हैं इसी के साथ हम लोग, ओके। सो ये वाला आंसर आता है, क्लियर? ज्यादा मैं आपसे कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता, मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है। डन? सर हाँ बेटा बोलिए। सर tan c कैसे आया? बेटा आप एक बात सुनो, यदि आपके पास ये C है, ठीक है, ये R और ये 10 है, बेटा ये क्या होता है? यस बेस, क्योंकि यहाँ से एंगल कनेक्टेड है तो ये बेस हो गया, और ये R यस क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर। हाँ, तो बेटा देखो साइन C क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। यस सर। ओके, तो इससे आप tan फाइंड कर सकते हो ना, परपेंडिकुलर बाय बेस फाइंड करना है, तो बेस क्या होता है? रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये बेस आ यस जाएगा, सर। राइट। बस, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, उधर फाइंड कर लिया, 8/√17 आया, क्लियर, डन। ओके सर, थैंक यू। सर वो ट्रायंगल में अपन का साइन सी का लगा 8/9 तो नहीं हो पाएगा ना? नहीं, ठीक है तो सर उससे अपन को हाइपोटेनस मिल जाएगा 9 और परपेंडिकुलर 8 मिल बेटा, जाएगा। हाइपोटेनियस तो गिवन है ना बेटा, साइन C इज इक्वल्स टू 8/9 है, तो 9 क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो रेशियो है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है साइन C, क्लियर, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। आई बात समझ? तो सर मतलब आर का वैल्यू का रेशियो है ना वो? साइन C इज रेशियो ऑफ, बेटा जो tan C है ना वो R और 10 का रेशियो है। बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो हम सबको आती है ना। सर मेरे को समझा आप क्या कर रहे हो, पर मैं क्या हाँ पूछ रही थी, आर के लिए हमको 80/√17 मिला ना, तो हाँ। उसको अपन ऐसा कुछ डिवाइड करेंगे ना, अपन को 8 मिलेगा ना साइन सी परपेंडिकुलर। हम्म।
ठीक है, डन, इजी था, समझ आया? डन ऑल ऑफ यू? या नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो बहुत बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। या और अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है बेटा, देखो एक ग्लास स्लैब है इस तरह की। तो ये ग्लास स्लैब में ना लाइट रे जो है वो बाहर कहीं से आ रही है, लेट्स से ऐसे, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। और लेट अस कंसीडर कि ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका म्यू है 3/2। 3/2 ग्लास है ये, ठीक है। तो अब लाइट रे बाहर रेरर से डेंसर में आई पहले तो, ठीक है। रेरर से डेंसर में आई तो यहाँ पर तो ये आर हो जाएगा। और बेटा इस सरफेस पे ना लाइट क्या हो रही है, इस सरफेस पर टी आई आर हो रहा है, ऐसा समझ लो। वर्टिकल सरफेस पर टी आई आर हो, इसके लिए उस आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एट द फर्स्ट सरफेस। समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ पाए? सिर्फ एक ही जगह टी आई आर कराना है और वो है वर्टिकल सरफेस। तो बेटा आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आया? ठीक है। या फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस for which TIR occurs at vertical surface, vertical surface, ठीक है। वर्टिकल सरफेस पर TIR होने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, ये पूछा है मैंने, ठीक है। ट्राई कीजिए। बाहर एयर है ना, बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। Come on, try this. आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है ना इसको, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सर रिफ्लेक्शन में I is equal to R, right? हाँ देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर टी आई आर अकर्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है। देखो टी आई आर अकर्स मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ऐसा भी लिखा हो सकता है कि लाइट डज नॉट कम आउट फ्रॉम द वर्टिकल सरफेस। समझ में आ रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट डज नॉट कम आउट ऑफ द वर्टिकल सरफेस। ऐसा बात तो वही है कि यदि टी आई आर हो जाए, यानी कि आपको क्रिटिकल एंगल पर से ज्यादा एंगल कोई भी हो उसके लिए, सबके लिए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्रिटिकल एंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो आप बोलोगे कि इसके अलावा जो भी एंगल होंगे, ठीक है, अब करो अपने हिसाब से करो, लास्ट में मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है। एक और बात बेटा, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। साइन इनवर्स यदि 3/2 कहीं पर आ रहा है तो वो हमेशा गलत है, ओके, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। Sir, but that's what I'm getting when I'm substituting it. ओह ऐसा? तो बेटा आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब तो यही होगा, है ना। ओके थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ बेटा, हो जाएगा।
इस क्वेश्चन, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन मेन लेवल का ही है। सर सर वो ब्लॉक हेलो सर वो बेटा, ब्लॉक के बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेटा ब्लॉक के बाहर तो एयर है ना। सर 1 है ना सर? हाँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके 1 लेना है। ठीक है, लास्ट 1 मिनट फॉर यू, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट सरफेस पर तो डायरेक्टली रिफ्रैक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्रैक्शन करवा लो। ओके, जो सेकेंड सरफेस है ना, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्रिटिकल एंगल या फिर उससे ज्यादा का कोई एंगल है, तो आप लिमिटिंग वैल्यू ले लो, क्रिटिकल एंगल ले लो, बात खत्म। ठीक है, क्लियर बच्चा लोगों को। सर कैन यू सॉल्व नाउ? हाँ, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो मैं चैट में देख लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, लाइट रे आ रही है इस तरफ से, ये येलो कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइट रे आई किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, और रिफ्रैक्शन हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिख लोगे। रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, एट हॉरिजॉन्टल सरफेस, एट हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या लिखोगे। मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको, है ना। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो बेटा यहाँ पर आप लिखोगे 1 sin i इज इक्वल्स टू 3/2 sin r। क्लियर। तो यहाँ पर आपको साइन आई और साइन आर में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ अभी के लिए, है ना। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है अभी, इसलिए। अब क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से देखो, यदि ये वाला r है तो यहाँ वाला क्या होगा, 90 माइनस आर। यस और नो, डू यू एग्री। यस सर। ऑब्वियसली यार, देखो एक ट्रायंगल बन रहा है और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यदि मैं नॉर्मल्स को एक्सटेंड करूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये आर है तो यहाँ वर्टिकल सरफेस से ये एंगल आर होगा, तो नॉर्मल से एंगल 90 माइनस आर होगा। और मैं यहाँ पर जानता हूँ फॉर टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस क्या होना चाहिए,
उसके लिए जरूरी है कि ये जो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी क्या हो गया इस सरफेस के लिए वर्टिकल के लिए 90 माइनस आर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर? डू यू अंडर, आर यू गेटिंग? बोलो दोस्तों, यदि 90 माइनस आर क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा है तो लाइट रे वर्टिकल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी, है ना। कम है तो पक्का बाहर निकल जाएगी रिफ्रैक्शन करके। तो बस, तो पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड करो, तो हेंस पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं, तो साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू आर होता है रेयर मीडियम का 1 और म्यू डी कितना है बेटा 3/2, है ना। तो आप लिख सकते हो कि साइन सी की जो वैल्यू आ रही है, साइन सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 2/3। एग्री? हेलो? Yes, sir. यस। Yes. तो आप क्या कर सकते हो, दैट इज, अब ये जो ऊपर ये इक्वेशन दिख रही है ना आपको, साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, तो बस इस वाले को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ, तो बेटा साइन 90 डिग्री माइनस आर शुड बी, वी कैन से ग्रेटर देन और इक्वल। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं ऐसे, है ना। या यहाँ पर मैं साइन सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें दोनों तरफ साइन ले लिया और ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। साइन सी की वैल्यू क्या है बेटा 2/3। यस यस यस। यस हमें सर। यहाँ पर मिल रहा है 90 डिग्री माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी की वैल्यू 2/3 डाल दो यहाँ पर। ओके, वी गॉट इट। बेटा ये आपको जो दिख रहा है ना साइन 90 डिग्री माइनस आर, इसको हम कॉस आर भी लिख सकते हैं, आपको पता है। यस सर। या इसको हम लोग कॉस आर भी लिख सकते हैं, एनी हाउ, बट हमें किस चीज की जरूरत है बेटा, हम लोगों को तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साइन आर गिवन है ना, तो आप यहाँ पर से इसकी वैल्यू ले सकते हो, तो ठीक है। तो बेटा आप यहाँ चाहे तो कॉस आर लिख लो या साइन 90 डिग्री माइनस आर लिख लो, कुछ भी लिखो चलेगा, आपकी इच्छा। तो आप यहाँ पर कॉस आर ले लो, ठीक है, इसको हम कॉस आर ले सकते हैं, ठीक है। एंड दैट शुड बी, वी कैन से, या फिर आप चाहे तो साइन आर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। तो ठीक है, मैं कॉस आर ले लेता हूँ एक बार, है ना। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। इज इट फाइन दोस्तों, चलेगा ये? हेलो? या तो बेटा मैं अभी क्या करता हूँ, एकदम क्रिटिकल वैल्यू उठा लेता हूँ, क्रिटिकल वैल्यू कॉस आर की वैल्यू, लेट कॉस, क्रिटिकल मतलब लिमिटिंग वैल्यू, है ना, तो लेट कॉस आर इज इक्वल टू 2/3। तो बेटा हमें साइन आर की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट ऑफ 1 माइनस, हेंस साइन आर कितना मिलेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। क्लियर? कोई दिक्कत? तो क्या No, हम या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोगों को तो साइन आर की वैल्यू चाहिए ना, तो साइन आर के लिए क्यों ना मैं ये करूं, साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ओके। यहाँ से मुझे साइन आर की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, रूट ऑफ 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, राइट। तो बेटा साइन आर कितना मिला, 9 माइनस 4, तो ये हो गया √5/3, ये मिल गया। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम दोस्तों? No, sir. नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज कर लेता हूं कौन सी, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो वहां पर क्या था, साइन आई इज इक्वल टू 3/2 साइन आर था, यस 3/2 साइन आर, तो ये था, है ना। साइन आर की जगह में ये वैल्यू डाल दूं तो क्या मिलेगा आपको, √5/3 इंटू 3/2, ये आ गया। तो बेटा √5/2 आ रहा है ना। और ये तो गड़बड़ हो रहा है, हेलो जस्ट अ मिनट रुकिए। 90 डिग्री माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन सी, एवरीथिंग इज फाइन, 3/2 साइन आर। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि ऐसा, या जस्ट अ मिनट,
ओके, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की? √5/3 सब कुछ ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, साइन आर। जस्ट अ मिनट बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना ये ग्रेटर आ रही है, तो इसका मतलब गिवन डाटा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि ऐसा कोई एंगल हो नहीं सकता, है ना? सर 1.11 आ रही है। है ना? या तो मतलब क्या है इसका मतलब, ऐसा कोई एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, समझ पा रहे हो? आप इंक्रीज करते जाओगी इवन एट 90 डिग्री भी क्या होगा वहां पर, तो ऐसा कोई एंगल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ। या गॉट इट, इसका मतलब डेटा का प्रॉब्लम हो गया। सर हाँ बेटा बोलिए। cos r greater than equals to 2/3 कैसे हो सकता है, मतलब क्रिटिकल एंगल हो जाएगा ना, इक्वल्स टू होगा तो। कहाँ पर बेटा? फिर आपने लिखा ना लेट cos r equals to 2/3, नीचे नीचे। एक मिनट, लेट बेटा, ये मैंने ना ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मतलब मैंने क्या किया, देखो कॉस आर की वैल्यू जो होती है वो 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? हेलो? यस सर। तो मैंने एकदम लिमिटिंग वैल्यू ले ली। कितनी ले ली? कॉस आर इज 2/3, एक लिमिटिंग वैल्यू उठा ली। सर क्लियर? पर वो 2/3 पे पर क्रिटिकल एंगल हो जाएगा ना, एंड ऑफ द वर्टेक्स। हाँ, तुम्हें जो क्रिटिकली तो लेना है, क्रिटिकल से ज्यादा कोई भी एंगल हो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए TIR हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने सर एकदम लिमिटिंग वैल्यू ले ली। ठीक है, तो बेटा ओके साइन आर सर। होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको मैंने लिखा तो 4/9। ओके, तो ये सब कुछ आया। ओके, ये भी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें इसका, हम लोगों को इसको थोड़ा और एडिट करना पड़ेगा फिर तो। सर लाइक, हाँ बेटा बोलिए। सर आपने जो फर्स्ट जो रे आई थी हम्म, ऑन द सरफेस, ऑन द वर्टिकल, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाँ, सर उससे कोई रिलेशन हो सकता है क्या सी नहीं का? बेटा, ये पूरा जो सॉल्यूशन हमने किया है ना ये 100% करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इज विद डेटा, जो गिवन डेटा है ना उसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले अप्लाई किया साइन आर इक्वल्स टू 3/2 साइन आर, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं TIR एट द वर्टिकल सरफेस, उसके लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, वो C से ज्यादा होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया, तो वो μr/μd होता है, वो 2/3 आ गया, एवरीथिंग फाइन। तो ये जो इक्वेशन थी बेटा 90 डिग्री माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसमें मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ तो ये मिलता है हम लोगों को इस तरह से, cos r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, एवरीथिंग फाइन। अब यहाँ पर हमने लिख लिया कि cos r इज इक्वल टू, या आया है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक काम करो, सुनो बच्चों, एक काम कीजिए सर वो आप ना, म्यू का वैल्यू में हो सकता है ना? हाँ म्यू का वैल्यू ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, जैसे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस जरूर दे रखा होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्लियर? समझ आया? चलिए अब डाटा चेंज करके देखते हैं। बेटा एक काम करते हैं, म्यू को मैं √2 लेके देखता हूँ, √2 लू तो क्या होता है। ठीक है, देखता हूँ मैं, एक बार सर मैं ही सॉल्व कर... हाँ बेटा, करें कि पहले सॉल्व करें? हाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इट्स बेटर, फिर बाद में आप वैल्यू डाल देना डायरेक्टली। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए डाटा सेट नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। एक ऑप्शन आपको दिया होगा नन ऑफ दिस, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। क्लियर? ओके TIR तो हो ही नहीं सकता, वर्टिकल सरफेस पर किसी भी हालत में TIR नहीं होगा, बस ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ठीक है, एक बार मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो ये 1/√2, तो बेटा साइन सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 45 डिग्री, है ना? साइन सी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई यहाँ पर 45 डिग्री। ओ ओ 1 बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन सी की वैल्यू 1/√2 यानी कि R 45 डिग्री। यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल गया C 45 डिग्री है। क्लियर? सर 1/√2 कैसे आया? √2 होगा ना साइन ए पे साइन आर। बेटा सही तो है, ये इसमें रखा है मैंने, μr/μd अच्छा 1/√2।
नहीं, आपने साइन आई बाय साइन आर बोला ना, इसलिए मैं रुक गया एक सेकंड के लिए। नहीं, कहाँ साइन आई बाय साइन आर बेटा, ये इस वाली इक्वेशन में रखा है मैंने बस, वो तो हाँ ठीक फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। ठीक है, सी 45 डिग्री आया। अभी इन चीजों को एडिट करते हैं। यदि सी को मैं 45 डिग्री लिखता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली साइन 45 डिग्री डाल देता हूँ, साइन 45 डिग्री। ओके, यप। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्टली पता चल गया, दोनों तरफ साइन से साइन कैंसिल कर दो, मतलब दोनों तरफ आप डायरेक्टली एंगल्स को कंपेयर कर सकते हो। ये तो बहुत इजी हो गया नहीं, 90 डिग्री माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री। आर की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री से कम होनी चाहिए। यस, क्या आप समझ पाए? ओके, तो अब यहाँ पर यदि रख के देखें तो इतना करने की अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने को डायरेक्टली पता चल रहा है ना, तो ये तो लेंथी भी नहीं हुआ, ये तो पहले से इजी हो गया बहुत। ओके, तो यही डाटा देना है आपसे क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है बेटा, आपको क्या मिल गया, आर की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई। अब क्या ये पॉसिबल है, तो अब इसको ट्राई करते हैं अपन। तो अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। साइन आई इज इक्वल्स टू √2 साइन, यहाँ पर आप लिख लोगे आर, क्लियर। और आर की वैल्यू यदि 45 डिग्री डालते हो तो साइन आई इज इक्वल्स टू √2 इंटू 1/√2 यानी कि 1। तो आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा समझ पाए आप बात, यानी कि लाइट रे को इस तरह से एग्जैक्टली 90 डिग्री पर इंसिडेंट किया जाए, इस तरह से इंसिडेंट किया जाए तो ये इस तरफ जाएगी और इस वाली सरफेस से यहाँ पर क्या करेगी, TIR। ठीक है, आई बात समझ? यस दोस्तों, तो इस डेटा के लिए 90 डिग्री आया, म्यू सर चेंज होगा, वैल्यू चेंज होती जाएगी। हाँ बेटा बोलिए। तो अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो फिर बाहर चल जाएगा 90 डिग्री से कम हुआ तो सेकंड सरफेस पर TIR नहीं होगा। ठीक है, हेलो, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 90 और 90 डिग्री ना। या ठीक है, तो ग्रेटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटर होगा तो फिर वो ग्रेटर तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है ना, समझ रहे हो? यस सर। यस। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन हाउ दैट 90 वाला वो डायग्राम में। हाँ बेटा सुनो, यहाँ पर आपको आई की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। ठीक है, यस सर, यस। तो अब यहाँ पर इसका मतलब तो यही हुआ कि यदि ये सरफेस है तो लाइट रे सिर्फ इस तरफ से आ सकती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 90 डिग्री हो सकता है, तो ये वाला 45 डिग्री आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी कितना मिल रहा है आपको, TIR जो है वो 45 डिग्री मिल रहा है, तो ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर? सर हाँ सर बेटा, बट सर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन नॉट बी एग्जैक्टली 90 ना, ऐसे पास थ्रू हो जाएगी ना लाइट। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सर 90 जब डिग्री हमने का ग्रेजिंग मतलब इंसिडेंस एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, 90 डिग्री का मतलब एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, बहुत माइनर सा फर्क होगा, है ना। यदि किसी ने 90 डिग्री बोला है तो मतलब आप इसको बहुत माइनर सा यहाँ पर इसको इस तरह से ला सकते हो। ठीक है ना, सर, उसका लेकिन कहने का फिर मतलब ये होता है। होगा नहीं ना TIR फिर, क्योंकि आई का तो वैल्यू एग्जैक्ट 90 चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। बेटा मेरी बात कहने का मतलब समझो। ठीक सर है, आप थोड़ा ऊपर जा सकते हैं सर। हाँ जी, थैंक यू सर। यस। नहीं सर इतना नहीं, थोड़ा नीचे बस बेटा सर। आपको ग्रेजिंग इंसिडेंस पता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस होना पड़ेगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ तो पक्का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एक्चुअली हमारी वैल्यू इतनी अच्छे से सेट नहीं हुई, दिस इज द रीजन। यदि वैल्यू अच्छे से सेट हो जाती ना तो सारा काम हो जाता। ठीक है, नहीं नहीं सर, सर हाँ सर ग्रेजिंग इंसिडेंस में भी लाइक इट इज 89.99 डिग्री जैसे कुछ होता है ना, मतलब हाँ, एग्जैक्ट यस 90 तो हो नहीं सकता यहाँ यस, पे, वो एग्जैक्ट बोल रहे हैं 90 एग्जैक्ट होगा तो वो 90। सीधी सीधी चली जाएगी। यस बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ प्रॉब्लम है ना फिर तो, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 90 बोल रहे ठीक हैं। है बेटा, वो डाटा के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना, हेलो। अच्छा ओके ओके सर। मैं क्या चाहता था, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्या ये आपको समझ में आया? देखो, सबसे फर्स्ट सरफेस पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। मैंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई किया, सेंस लॉ अप्लाई किया। ठीक है,
तो साइन आई इज इक्वल टू रूट 2 साइन आर लग दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि सेकंड सरफेस पर टी आई आर करवाना पड़ेगा, तो टी आई आर करने के लिए क्या जरूरी है, टी आई आर करने के लिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा क्या, 90 डिग्री माइनस आर, ठीक है, क्लियर। तो सर हम जो रिफ्लेक्टेड है उसके बाद में इंसिडेंट मानेंगे ना? बेटा यदि आप, हाँ अभी रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे मानेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, ठीक है। यदि आप इस भी डेटा से खुश नहीं हो तो एक और डेटा से, आपकी खुशी के लिए एक और डेटा से करके बता सकते हैं। लेट्स से म्यू इज इक्वल टू 2, इससे करके देखते हैं इससे क्या आता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए, बट कोई बात नहीं, चलेगा। साइन आई इज इक्वल टू 2 साइन आर, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। अब क्या, अब नेक्स्ट 90 डिग्री माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन सी, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू आ रही है 1/2 यानी कि 30 डिग्री, 1/2, तो सी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ओ ये तो इजी है, ठीक है, 30 डिग्री, क्लियर। अब क्या करोगे, यहाँ पर लाके रख लो 30 डिग्री। तो ये 2 वाला डेटा भी अच्छा था, क्यों मैंने √2 रखा पहले, कोई बात नहीं, ये 30 डिग्री लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 30 डिग्री, ओके। बेटा ये अब कितना आ गया, आर की वैल्यू अभी आ रही है, R should be less than, R should be less than or equal to 60 डिग्री, क्लियर। यानी कि 60 डिग्री से कम होना चाहिए R। तो R की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो R की वैल्यू साइन R क्या हो जाएगा अभी, √3/2, कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3/2, ओके। कोई दिक्कत दोस्तों। तो यहाँ पर आपको फाइनली जो वैल्यू मिल रही है बेटा, वो कितनी मिल रही है, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, पूरे के ऊपर रूट आ गया है ना। हाँ, वैल्यू तो अभी भी गलत ही हो रही है, राइट। √3/2 भी ग्रेटर देन 1 है ना। हेलो बच्चा लोगों समझ पाए, Yes. यस। तो बेटा ये तो अभी भी गलत है, तो मतलब हमारा √2 वाला ही बिल्कुल सही था, उसके अलावा बाकी ये सारे डेटा गलत आ रहे हैं, ओके। सब कुछ ठीक है, √2 है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ क्या की, यहाँ पर वैल्यू चेंज करना भूल गया, अभी ठीक है बेटा। तो भी गलती है क्योंकि यहाँ पर साइन आर को यदि आप 60 डिग्री डालते हो तो क्या आएगा बेटा, बोलिए, 2 इंटू √3/2 ऐसा आएगा, और ये फिर से साइन आई इज इक्वल टू यहाँ पर √3 आ जाएगा, राइट। यस Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर फिर से गड़बड़ है ना। इसका मतलब आप समझ लो कि जो हमने वो अभी √2 लिख के किया था वही सही था। आप √2 वाला डेटा एडप्ट करो इसमें ना, आप इसको सिर्फ ये लिख लो, ये √2 लिख लो, वही सही था, है ना। क्योंकि √2 वाले में क्या है कि आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री आ रहा है, मतलब आप 90 डिग्री पर ग्रेजिंग इंसिडेंस से यदि लाइट रे को एंटर कराते हो तो आप लोग को क्या मिलता है, सेकेंड सरफेस से वो क्या नहीं होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब कि वर्टिकल सरफेस से वो डायरेक्टली पैरेलल हो जाती है। हाँ बेटा, सर वो ग्रेजिंग इंसिडेंट्स में तो अपन वो करते हैं ना कि रिफ्लेक्टेड लाइट चल जाता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। ग्रेजिंग इसमें इंसिडेंस वो तो रिफ्लेक्शन में होता है बेटा, यहाँ पर तो क्रिटिकल एंगल हो गया ना। सर रिफ्लेक्टेड रे में नहीं होता वो ग्रेजिंग इंसिडेंट। बेटा यहाँ पर अलग हो रहा है ना, देखो लाइट रे इस तरह से आएगी और फिर सरफेस के साथ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब सरफेस को रिफ्रैक्ट होकर बाहर नहीं निकलेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सर हाँ बेटा, तो I equal to 90 like practically possible नहीं ना, आंसर तो आ गया लेकिन बेटा अपन ने कितनी बार डिस्कस कर लिया कि वो 89.99 समथिंग ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। या तो अब इसको ऐसे ही कर लो बेटा, यही सबसे सही है। सर √2 के साथ बाकी करना है ना? और कोई डेटा सेट नहीं हो रहा है एक्चुअली। ऐसे क्वेश्चन ना वेरिएबल्स में दिए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको वेरिएबल क्यों नहीं दिया पता है आपको। वेरिएबल नहीं देने का रीजन ये था कि वेरिएबल देख के बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ? या सर हाँ बेटा, फर्स्ट टू स्टेप्स समझ सकते हो आपस एक बार?
पॉजिटिव स्टेप। हाँ बेटा देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, 1 sin i इज इक्वल टू √2 sin r लिखूंगा। क्लियर? पहली इक्वेशन समझ में आई? हेलो। अब इस सरफेस से लाइट रे बाहर ना निकले, तो इसके लिए हमें पता है कि इस सरफेस पर TIR होना चाहिए। तो TIR कराने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए 90 डिग्री माइनस r हो जाएगा, है ना। तो वो जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो 90 डिग्री माइनस r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू c, c से ज्यादा होना चाहिए। तो हमें साइन c कितना मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है, μr अपॉन μd 1/√2, तो मुझे ये मिल गया 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखी थी 90 डिग्री माइनस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, इन दोनों तरफ हम क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं। तो साइन लेने पर साइन 90 डिग्री माइनस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन c की वैल्यू डाल दी, तो हम लोगों को r की वैल्यू मिल गई, दैट इज 45 डिग्री से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि साइन i इज इक्वल टू √2 साइन r, राइट। बस, तो साइन i की वैल्यू आ गई हमें 90 डिग्री, मतलब i की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, ठीक है। सो वो 90 माइनस r ग्रेटर देन इक्वल टू c समझा होगा, हाँ। वो लाइन क्या हो बेटा? वो 90 माइनस r ग्रेटर देन इक्वल टू c नहीं समझा। 90 डिग्री। अच्छा मेरे को एक बात बताओ यार बेटा, यहाँ पर TIR कराने के लिए क्या होना चाहिए, TIR कराने के लिए यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए, C से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। हाँ C से ग्रेटर होना चाहिए, और एक्चुअल में यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस r है, करेक्ट। यस सर। बस, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 90 डिग्री माइनस r की वैल्यू यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आई होप अब समझ में आया होगा, ठीक है। यस सर। बेटा ऐसे क्वेश्चन वेरिएबल्स में दिए जाते हैं क्योंकि डेटा सेट नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने वेरिएबल में नहीं दिया क्योंकि बच्चे वेरिएबल्स से मतलब उलझ जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। बाकी आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको ऐसा वेरिएबल्स में मिलेगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी भी है। तो सर हम नीचे वाले पार्ट में r इक्वल टू 45 डिग्री मान रहे हैं ना, लेस देन 45 डिग्री नहीं मान रहे उसमें। हाँ बेटा, वो आया हमारा डेटा की वजह से आया है, ठीक है। बेटा घर जाके इसको एक बार अच्छे से देखना, ठीक है हर्षिल, एक बार प्रॉपरली समझना कि क्या हो रहा है, इमेजिन करना, तो सोचने की प्रोसेस भी थोड़ी सी डेवलप होगी, ओके। एक बार इसको अच्छे से देखना कि क्या हो रहा है, क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, पूरा सोचना है इसको, ठीक है। जी सर। तो बेटा ये था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो दोस्तों। सिर्फ एक ही डेटा सेट हो पाया इसके लिए √2, और भी हो सकता था लेकिन ट्राई करना पड़ेगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग। अच्छा बच्चा लोग को क्या मुझे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो क्या आप मुझे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करके बता सकते हो? नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन, तो बेटा एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या होता है वो आपको पहले से पता है, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल, है ना। सो वी कैन से कि ये एक इंसिडेंट लाइट रे है और ये एंटर करती है एक मीडियम में, तो ये आर हो गया। अब देखो इंसिडेंट लाइट रे एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन वो अपने प्लेस से क्या हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई,
तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। या तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द एंगल मेड बाय, ये इसी टॉपिक का है ना, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड, या फिर एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे from the direction of incident ray, direction of incident ray is angle of deviation, angle of deviation, clear। तो इसका तो बहुत सिंपल है कि देखो ये टोटल एंगल होना चाहिए था आई, बट रिफ्रैक्शन कितना है आर, ये डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा हो गया आई माइनस आर। तो बेटा इसका मॉड लगा लो, हो सकता है कि डेंसर से रेरर जा रहा हो, रेरर से डेंसर जा रहा हो, तो उस कंडीशन में नेगेटिव भी आ सकता है, तो आपको उसको पॉजिटिव करके लिखना है, ठीक है। मॉड ले लेना है उसका, मॉड ऑफ आई माइनस आर। बेटा बात समझ पाए? Yes, sir. गुड, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। क्रिटिकल एंगल कर लिया, टीआईआर कर लिया, अभी एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पढ़ना क्या है बस आपको जरा सा बताना है, क्योंकि ये क्या है कि आपके स्कूल एग्जाम्स में आता रहता है, इसलिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है, चलिए। तो इतना नोट किया आप लोगों ने? सर सर आपने यहाँ पे मॉड क्यों लगाया, वो बता सकते हो प्लीज? बेटा एक बात बताओ, लाइट रे यदि रेयरर से डेंसर जाती है, रेयरर से डेंसर जाती है, तो डेल्टा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? रेयरर से डेंसर जाए तो आर विल बी लेसर देन आई, तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन डेंसर से रेयरर में जाए तो आर विल बी ग्रेटर देन आई, है ना। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा ना। लेकिन हमें तो उस एंगल का मैग्नीट्यूड बताना है कि हाँ इतने एंगल से वो क्या हुआ, डेविएट हुआ, ठीक है। यस सर, ओके। हमें नेगेटिव एंगल नहीं बताना है, हमें सिर्फ एंगल की वैल्यू बतानी है, आपको नेगेटिव हो या पॉजिटिव मैग्नीट्यूड बताना है बस, इसलिए। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। तो बच्चा लोगों को ये सब तो आपको समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन सबको समझ में आ गया। तो या नेक्स्ट डायरेक्टली अपन चलते हैं कि इमेज कहाँ दिखाई देता है, तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज आप इसको लिख सकते हो, है ना। या फिर हाँ ठीक है, एक तरह से अपेरेंट इमेज है तो ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इमेज ऐसा लिख सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इमेज। इसका मतलब ये है बेटा कि आपको पता है, आप कभी भी देखो एक एक वाटर से भरा हुआ ग्लास लो, ठीक है, और उसके अंदर आप एक कॉइन डाल दो। कॉइन डाला, साइड से आप देखोगे तो ग्लास की लेंथ में जितना भी पानी भरा हुआ है उतनी डेप्थ पर आपको कॉइन दिखेगा। लेकिन बेटा आप एग्जैक्टली ग्लास के ऊपर से देखते हो तो आपको कॉइन बहुत क्लोज दिखता है, यस और नो? हेलो। यस सर। इसी तरह से आप स्विमिंग पूल में दिखते हो तो बेटा स्विमिंग पूल आपको बहुत ज्यादा उसकी डेप्थ नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदर उतरते हो तो बहुत ज्यादा डेप्थ दिखाई देती है। सिंपल सी बात है, आप जब कभी भी वाटर के अंदर जाते हो या वाटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, तो आपको काफी पास में दिखाई देता है, वो आपको बहुत बहुत क्लोज दिखाई देता है, वो उसकी एक्चुअल डेप्थ पर नहीं दिखाई देता। इसका रीजन है रिफ्रैक्शन। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहे हो?
तो पानी में कोई चीज आपको थोड़ी सी डेप्थ पर दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब समझ लेना कि एक्चुअल डेप्थ उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। या इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। हाँ सिद्धांत बोल सकते हैं। बेटा साहिल, कहाँ से लिखना बाकी है आपको? ये क्वेश्चन भी नोट करना है आपको? हेलो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, दैट्स ऑल। चलिए, तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज की बात करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, यहां पर मैं बात करता हूं एक सरफेस, और इसके नीचे लेट से लिक्विड है या वाटर है या कुछ भी है, डेंसर मीडियम है बेसिकली। बेटा ये एक डेंसर मीडियम हो गया। लेट से यहां पर रखा है एक ऑब्जेक्ट। यदि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो बेटा मैं मान लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट ना, इसकी डेप्थ है डी। बेटा ये शिफ्टिंग ऑफ इमेज या फिर अपरेंट डेप्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ये डी डी इज द डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है बेटा, हमारी आईज जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही देख पाती है। हमारी आईज हमेशा स्ट्रेट लाइन में देख पाती है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आएगी, और वो लाइट रे कैसे आती है, इस तरह से आती है, ठीक है। और डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या हो जाएगी, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, वो इस तरह से जाएगी। और लेट से हमारी आई यहाँ पर ही है, ठीक है। हमारी आई यहाँ पर है, क्लियर। अब क्या होगा, हमें इस कॉइन की इमेज दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी बेटा, इस कॉइन की जो इमेज दिखाई देगी वो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ के अलोंग दिखाई देगी। तो आपकी आई हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखती है, तो आपकी आई को लगता है वो यहाँ पर है। समझ में आया? आई यू गेटिंग? वो कॉइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बेटा ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या बन रहा है, इमेज। तो बेटा वो कितना ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, तो इस वाली डेप्थ को मैं बोलूंगा डी डैश, नजरों का धोखा, है ना। ये डी डैश होता है अपेरेंट डेप्थ। और बेटा यहाँ से यहाँ तक जो है, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। इसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा डी या डेल्टा एक्स, जो भी आपको सही लगे वो आप सिंबल यूज कर सकते हो। ओ, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. या तो इसको मैं डेल्टा डी लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो, लाइट हमेशा, हमारी आई हमेशा स्ट्रेट लाइन में देख पाती है। तो एक्चुअल में वो कॉइन यहाँ नीचे डी डेप्थ पर रखा हुआ है, लेकिन लाइट रे आती है, रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है। यू कैन सी कि जैसे ही बाहर निकलेगी, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी, और ये हमारी आई में जाएगी। तो हमारी आई को लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, मतलब ये इस जगह से दिखाई देगा। समझ में आया? तो देखो कितना ऊपर दिखाई दिया, यानी कि इस तरह का नजरों का धोखा हमें हमेशा होता है, राइट। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा, समझ में आया? सर हम और भी रेज ड्रॉ कर सकते हैं ना ऑब्जेक्ट से? हाँ, हम जितनी रेस चाहे उतनी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही ड्रॉ की क्योंकि ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर? बेटा आपकी आई जहां पर रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे रे को। तो मैंने आई को यहाँ रखा तो उस हिसाब से इसे आना चाहिए, ठीक है, चलेगा? कोई दिक्कत? सर बट हेलो। जो सेकंड रे आएगी वो कन्वर्ज तो नहीं करेगी ना फर्स्ट रे के साथ? कैसे कर सकती बेटा, कैसे कर सकती, चांस ही नहीं है। यहाँ कोई लेंस थोड़ी रखा है बेटा, यहाँ फ्लैट नहीं सरफेस है। नहीं, जब उनको पीछे एक्सटेंड करते तो एक पॉइंट पे इमेज कैसे आएगा? बेटा वो वैसे ही है, आप मतलब कहने का मतलब वही है कि यहाँ से एक लेट से एक रे, यदि आई ऊपर होती तो ये इस तरह से भी एक रे जाती ना, समझ रहे हो। तो
तो हम बस इसको एक सिंगल रे की हेल्प से समझ रहे हैं। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप क्या बेटा, आप यहाँ पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आप बस इतना सोचो कि एक वर्टिकल लाइन है और इसी लाइन के अलोंग इमेज बनता है, ठीक है। इसी लाइन के अलोंग क्या बनता है, इमेज बनता है, ऐसे सोचो, ठीक है। तो अब आप ये अच्छा, समझ ओके लो सर। कि लाइट रे यहाँ से जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, और आई हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखती है, तो स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाओ तो ये इसे किससे आती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये यहाँ पर इमेज बनना चाहिए। कोई दिक्कत? तो मतलब उसका इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक्चुअल पोजीशन से काफी ऊपर दिखाई देगा। क्लियर? तो इसी को हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ इमेज, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो डी डैश इज लेस देन डी, डी डैश इज लेस देन डी। पर ये इसी जगह यदि ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखा होता तो और भी दूर दिखाई देता। कहाँ दिखाई देता? और भी दूर दिखाई देता। आर यू गेटिंग? हेलो, कुछ मेरी यस सर। बात समझ पा रहे हो? या तो यहाँ पर सर रेयर देखो, मीडियम में रखा होता तो बेटा इमेज और भी दूर दिखाई देता। जितनी डेप्थ पर रखा है ना उससे भी दूर दिखाई देता। अभी तो पास में दिखाई दे रहा है, यस, अभी आपको क्लोज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर ये डेंसर है ना, और ये बाहर रेरर है, तो इसके लिए तो डी डैश इज लेस देन डी आया। सर मतलब लेकिन वो ऑब्जेक्ट के नीचे दिखता। लेट्स से यहाँ पर डेंसर होता और यहाँ पर रेरर होता, लेट्स से, ठीक है। तो डेंसर कहाँ है? अभी ऊपर है, और अभी जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम है। मतलब आप पानी में और पानी में से बाहर एयर में किसी चीज को देख रहे हो, ये समझ लो। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो क्या सर, होगा? तो थोड़ा और ऊपर दिखाई देगा ऐसा। नहीं, नीचे दिखाई देगा, और भी ज्यादा डेप्थ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये डी है। तो अब क्या होता है बेटा, जब भी रेरर से डेंसर में यदि लाइट रे मूव करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। डू यू एग्री? यस, हेलो। यस सर। ये देखो मैंने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दी। अभी इसको आप आगे बढ़ाओगे तो कहाँ दिखेगी? ऑब्जेक्ट के नीचे सर। यहाँ पर। तो ये इमेज हो जाती और ये ऑब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो अभी ये जो है ये डी डैश है, तो इस कंडीशन में डी डैश विल बी ग्रेटर देन डी। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। या तो बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया ना कॉन्सेप्ट कि नहीं? यस सर। या तो ये दोनों ही केसेस हो गए, ठीक है। आगे बढ़े। वेट सर। ये ड्रॉ करना है ना? हाँ बिल्कुल हाँ, बस पूछ रहा था बस। बेटा, यहाँ पर एक से ज्यादा रेज जा सकती है आई में, लेकिन आपको जस्ट एक रे की हेल्प से इसको समझना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक से ज्यादा रेस बनाऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ कचरा हो सकता है। सर एक से ज्यादा रेज हुआ तो हमको वही पोजीशन पे देखेगा क्या इमेज? क्या हम्म, या वही पोजीशन पर दिखाई देगा। वही पोजीशन मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं, अपरेंट पोजीशन जहां पर दिख रहा है। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों को लिखना है अपरेंट डेप्थ। क्या लिखना है? अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ को डी डैश से लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव, ठीक है।
बेटा ये कैसे आया, तो ज्योमेट्री से आया, पूरा ज्योमेट्री की हमें यहाँ पर करनी पड़ती है, ट्राइंगल्स वगैरह बना के इसको सॉल्व करना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला। हम लोग भी यही करते हैं और आपको भी यही करना है, ठीक है? आई बात समझ? जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला, दैट्स इट। तो बेटा यहाँ पर ये क्या है, ये इसको हम हमेशा म्यू 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू 1। जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वो फर्स्ट मीडियम होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ से लाइट रे स्टार्ट हो रही है। और जो बाहर की तरफ होता है वो हमेशा म्यू 2 होता है, ठीक है? मतलब आई वाला मीडियम म्यू 2 होता है। तो इसमें भी ये वाला मीडियम म्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो एरर मीडियम म्यू 1 हो जाएगा, और बाहर की तरफ ये म्यू 2। ठीक है ना? मैं यहाँ पर म्यू 1 म्यू 2 इसीलिए ही लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ऑब्जेक्ट जिस भी मीडियम में होता है वो हमेशा फर्स्ट मीडियम होता है, हमेशा। ठीक है? तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। म्यू रिलेटिव को आपको लिखना पड़ेगा कि ये किसका, बोलो क्या लिखो इसके लिए, म्यू 1 अपॉन म्यू 2। ठीक है? म्यू रिलेटिव को आप हमेशा क्या लिखोगे, म्यू 1 अपॉन म्यू 2। म्यू 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। म्यू 1 here, म्यू 1 is equals to refractive index of incident medium। ठीक है? म्यू 2 refractive index of refracting medium। ठीक है? refracting medium मतलब सेकेंड मीडियम, वही है। ठीक है? अच्छे से समझ आया? तो एक्चुअल डेप्थ से, यदि देखो डेंसर में यदि ऑब्जेक्ट रखा है और आप रेरर में हो तो आपको वो कम डेप्थ पर दिखाई देगा, लेकिन आप डेंसर के अंदर हो और ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है तो आपको और भी दूर दिखाई देगा। क्लियर? Yes, sir. या नोट इट डाउन फास्ट। सो वो म्यू रिलेटिव इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2 वो भी एक्सपेरिमेंट करके आया ना? क्या? म्यू रिलेटिव हेलो? इक्वल टू हाँ 1 अपॉन म्यू 2 वो हाँ, एक्सपेरिमेंट करके आया ना, कि अपन को पढ़ने का कैसा है वो। ये तो बेटा रिलेटिव है ना, रिलेटिव मीडियम ऑफ इंसिडेंट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है? Sir, relative mu 1 minus mu 2 है। एक मिनट, हाँ बेटा एक बार रुको, एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ। लेट से देखो, एक एग्जांपल करते हैं। लेट से ये 10 सेंटीमीटर है, एक बार अभी क्लियर हो जाएगा, है ना? यदि मैंने उल्टा भी लिख दिया होगा तो उसको सही कर लेंगे। हाँ, लेट से ये डेप्थ है 10 और ये वाला मीडियम है, लेट से ये 4/3 इसकी अपन ले लेते हैं डेप्थ, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाहर जो है वो एयर है 1, यहाँ पर आई है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से लाइट रे आएगी ऐसे और इमेज बनना चाहिए यहाँ, मतलब डेप्थ आपको क्या दिखनी चाहिए, कम दिखनी चाहिए। तो डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव, ऑब्जेक्ट चाहे है ना, तो यहाँ पर डी अपॉन म्यू रिलेटिव, तो म्यू डेंसर अपॉन, यानी कि म्यू 1 अपॉन म्यू 2 लिख सकते हैं बेसिकली, है ना? और म्यू 1 कितना है बेटा, म्यू 1 इज 4/3, और म्यू 2 कितना है, म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर आई है उसको म्यू 2 बोला है हमने।
ये कितना मिलेगा 10 डिवाइड बाय μ1 4/3/1। तो ये आपको मिल रहा है या कितना मिल रहा है 5, ये ऐसा 15 मिल by रहा 2. है 15/2 है ना 7.5। क्लियर। तो मतलब आपको उसकी डेप्थ कितनी दिखाई देगी, सिर्फ 7.5 ही दिखाई देगी। ठीक है, आया समझ में एग्जांपल? ठीक है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ढंग से तो सर अभी आपको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. बेटा इस फर्स्ट केस में है ना, सेकंड केस में नहीं, फर्स्ट केस में। ठीक है बेटा, सिंपल, जहां ऑब्जेक्ट है वो μ1 ले लो। ठीक है, ओके जिस भी सर. मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसको μ1 ले लो, बात खत्म। तो ऐसे याद रखना आसान होता है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब शिफ्ट कितनी होगी, तो अपेरेंट शिफ्ट लिख सकते हैं उस चीज को। क्या लिख सकते हैं, अपेरेंट शिफ्ट। शिफ्ट मतलब कितना शिफ्ट हो, कितना अपने प्लेस से शिफ्ट होगा इमेज, उसका आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो वो हो जाएगा डी डैश माइनस डी, या डी माइनस डी डैश, जो भी आपको सही लगे। तो मॉड ऑफ डी माइनस डी डैश कर सकते हो आप। ओके, तो आप यहां पर लिख लोगे डी माइनस डी अपॉन म्यू रिलेटिव, है ना। तो ये आपको डेल्टा डी की वैल्यू मिल गई। क्या मिली, डी को कॉमन ले लो, 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। म्यू रिलेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय आई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेटिव। ठीक है ना, बस इसका एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर लेक्चर ओवर। सर तो आप नेक्स्ट क्लास में इसका डी, थोड़ा सा, हाँ सर डी क्या क्या बोल रहे हो होता बेटा? है, किस रियल डेप्थ? सर डी डी रियल डेप्थ D होता है is ना the डी. real depth. Yes, beta. D is the real actual depth. D is actual depth. D dash apparent depth. Clear? D is the actual depth. वो डायग्राम में दिख रहा था हम लोगों को। एक एग्जांपल अभी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इस चीज की फीलिंग आ जाए। ठीक है, रेडी? क्या हम एक एग्जांपल लिखे? एग्जांपल, फाइंड द apparent depth and apparent shift in the following cases. Following cases. बेटा इधर फर्स्ट केस है, इधर सेकंड केस है, दोनों ही में क्या हो रहा है देखो। मैं यहाँ पर देखो इतनी लाइंस नहीं लिखना चाहता, डायग्राम बना के फटाफट से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की डेप्थ पर, 12 सेंटीमीटर की डेप्थ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और आई जो है वो बेटा बाहर है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है बेटा, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो उस तरफ रखा है 12 सेंटीमीटर की तरफ डिस्टेंस पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आइए इस तरफ, ठीक है, या आई है या ऑब्जर्वर है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, आई लिखा हो चाहे ऑब्जर्वर लिखा हो, बात एक ही है। ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। चलिए बेटा जल्दी से करके बताइए, व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ एंड अपरेंट शिफ्ट? Sir, can you 1 second show the formula? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गए। ठीक है,
अपरेंट शिफ्ट का मतलब है एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन दोनों में कितनी डिस्टेंस है। हो गया? कॉपी पेस्ट दिस क्वेश्चन फास्ट और इसको आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है? सर वेरी गुड, कुछ बच्चों ने अभी से कर दिया है, वेरी नाइस। एक डाउट था सर। सर क्रिटिकल एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल से। सर क्या? अपन क्रिटिकल एंगल पे है, हाँ रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर होता है ना नॉर्मल से। हाँ, तो फिर अपन म्यू आर बेटा आपकी आवाज कट हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। क्लास ओवर जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं बेटा, लीव कर सकते हैं आप। सर हम लोग म्यू आर रेडर मीडियम में लेंगे कि डेंसर मीडियम में लेंगे, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन म्यू आर का सोचना ही क्यों है बेटा, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसको म्यू वन लेना है, बात खत्म। रिलेटिव क्रिटिकल हाँ एंगल पे, मतलब हाँ, क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल एंगल में रिफ्लेक्शन क्या होता है, हाँ, नॉर्मल की परपेंडिकुलर होता है ना, तो क्या? हम रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल क्या। रिफ्लेक्शन नॉर्मल के रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, यस रिफ्रैक्टेड रे। हाँ तो सर यू आर डेंसर टू रेयर। म्यू आर हम लोग रेडर मीडियम में लेंगे कि डेंसर मीडियम में लेंगे, क्योंकि वो सरफेस पे है ना। बेटा यार म्यू आर का मतलब होता है क्या? म्यू आर का मतलब होता है रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू आर का मतलब रेरर मीडियम का, वहां लिखवाया तो है मैंने। ओके सर। सर हाँ बेटा, सर वो वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ आप एक बार बता सकते हो प्लीज, वो समझा नहीं मुझे। बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, बेटा आप एक बात याद रखो ना यार। एक बात बताओ मुझे, मेरे पास टू वेक्टर्स है, उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, डॉट से साइन डॉट से कॉस मिलता है और यस क्रॉस से साइन मिलता है, राइट? यस सर। यदि मैं आई कैप डॉट एन कैप करूंगा तो नॉर्मल और इन दोनों के बीच का देखो 1 × 1 × cos थीटा है ना, ये मिलता है। लेकिन यदि मैं इनका क्या कर लूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 × 1 × sin थीटा, करेक्ट? सर एंड यस सर एंड इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की आल्सो ना। बात। हाँ, इट विल हैव डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू आई एन एंड, है ना? हाँ हाँ यस यस। हाँ, समझ रहे हो तो ना? हम मॉड क्वेश्चन लगाएंगे लिखा ना हाँ सर, हम मॉड लगाएंगे इसमें फिर। हाँ बेटा, मॉड लगा सकते हो, ठीक है? तो उससे अच्छा क्या है, आपको एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे, ठीक है? तो एन कैप हट जाएगा ना फिर हाँ मतलब। ओके ये ओके सर। और ये for internal reflection we can say that due to extra refraction that is happening, ऐसे बोल सकते हैं हम। एक्स्ट्रा रिफ्रैक्शन नहीं बोल सकते बेटा उसको, वो टर्म ही डिफरेंट है, ठीक है? एक्स्ट्रा रिफ्रैक्शन उसको नहीं बोल सकते हम लोग के। नहीं क्योंकि लाइट रे पूरा ही डिवेट हो गया ना, सेम सेम मतलब वैसे। नहीं बेटा, वो रिफ्लेक्शन है, ये टर्म डिफरेंट हो गई। देखो हम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, हम लोगों को प्रॉपर इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। एक तरह से जो सरफेस है ना, वो मिरर का काम करने लग गई अब, ठीक है ना? यस सर। सर ओके सर। वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ में अपन sin i को i कैप इनटू n कैप लिखते हैं ना। वेक्टर लॉ ऑफ स्नेल, आई कैप क्रॉस एन कैप। हाँ तो उसको अपन sin i को लिख रहे हैं ना वैसा। बेटा आई कैप क्रॉस एन कैप डायरेक्ट करोगे तो वो वैसे ही साइन आई आ जाएगा ना। ओके सर। एंगल बिटवीन आई एंड एन क्या होता है? साइन ही तो होता है। एंड सर वो आपने बोला मेरे को देखने को एक सम, वो जो आपने कराया था r और i वाला, हाँ उसमें सर खाली एक डाउट था कि वो r अपन ने इक्वल टू 45 डिग्री लिया है, लिमिटिंग अपन ने लिया ना, पर अगर अपन r एक लेस 45 डिग्री लेंगे तो भी सॉल्व नहीं, तो फिर नहीं आएगा। एक्चुअली वो सिर्फ एक ही एंगल के लिए वैलिड है, ठीक है ना? ओके तो अपन खाली 45 डिग्री लेते हैं। हाँ यस, एक्चुअली वहाँ पर डेटा सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो मुझे बहुत और भी वैल्यूज रख रख के ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा सही रहेगा, है ना? तो खैर इसमें एक आंसर तो आ ही रहा है ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए, तो वो दैट इज ओके। ये सपोज अगर हमको परफेक्ट डेटा दिया होगा और r हाँ लेस देन और इक्वल टू समझो 30 हाँ, तो फिर वो उसको यूज करना पड़ता प्रॉपरली, ठीक है ना? लेस देन लेंगे कि इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे उसमें भी, उसमें लेस देन 30 डिग्री लेने का कि इक्वल टू 30 डिग्री लेने का, अगर
परफेक्ट डेटा दिया है तो लेस देन। ठीक है, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा लोगों, चलते हैं ना, टाइम हो गया है, बाय।